नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। सुबह के 8 बज गए हैं और आपको बताते हैं सबसे पहले सुबह 8 बजे की 8 बड़ी खबरें। तो ये 8 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं, चलिए आपको बताते हैं। पहली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान रवाना होंगे। 2 दिनों की यात्रा में कई देशों के महत्वपूर्ण नेताओं से मुलाकात करेंगे। और आपको बता दें कि दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये कि आज असम के आदिवासी विद्रोही समूहों के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता होगा। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री और असम के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। नई दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। तीसरी जो बड़ी खबर है वो ये होगी कि आज से 2 दिवसीय दौरे पर नागालैंड के दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर फोकस होगा। चौथी बड़ी खबर यह होगी कि बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही की मुश्किलें बढ़ी हैं। अब दिल्ली पुलिस की आपराधिक शाखा आज सुबह 11 बजे उनसे पूछताछ करेगी। उन्हें तलब किया गया है दिल्ली। अगली खबर जो कि 5वीं खबर होगी, असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राजस्थान की राजनीति में एंट्री। आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। छठी खबर है, मध्य प्रदेश विधानसभा से जुड़ी हुई मॉनसून सत्र में शिवराज सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले अनुपूरक बजट को पेश करेगी। मध्य प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अनुपूरक बजट पेश करेंगे। 7वीं खबर होगी, केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आज दतिया का दौरा है। श्री पीतांबरा पीठ पर पहुंचकर मां बगुलामुखी माई और स्वामी जी महाराज के वो दर्शन करने वाले हैं। इसके अलावा 8वीं जो खबर होगी वो होगी हिमाचल प्रदेश सरकार मंत्रिमंडल की बैठक की। आज सुबह 10:30 बजे ये बैठक होगी। कैबिनेट में मुख्यमंत्री की ओर से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के दौरे के दौरान की गई घोषणाओं पर मुहर लगाई जा सकती है। तो चलिए सबसे पहले आपको पहली खबर बता दें। उज्बेकिस्तान का समरकंद शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल यानी कि 15 और 16 सितंबर को एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उज्बेकिस्तान में आज से शुरू होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। यूक्रेन जंग छिड़ने के बाद दोनों की आमने सामने की यह पहली मुलाकात होगी। आपको बता दें कि एससीओ की बैठक में कोविड के प्रकोप के बाद दुनिया के 8 राष्ट्राध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे। इस दौरान रणनीतिक स्थायित्व, एशिया प्रशांत क्षेत्र की स्थिति, संयुक्त राष्ट्र और G20 देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा होगी। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ प्रधानमंत्री की अलग से बैठक होने वाली है। इस दौरान द्विपक्षीय रिश्तों पर बातचीत होगी। उज्बेकिस्तान में भारतीय राजदूत मनीष प्रभात ने बताया कि एससीओ देशों के बीच आर्थिक सहयोग महत्वपूर्ण है। मध्य एशियाई देशों के साथ बैठक में व्यापार, निवेश और अन्य आदान प्रदान के साथ आपसी संयोजन बढ़ाने के लिए वार्ता होगी। ऐसे में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी जाएंगे। यह दोनों देशों के लिए अपने रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलाने और आपसी मतभेद दूर करने का मौका है। तो शिखर सम्मेलन के दौरान दिग्गज नेता जो हैं वो मंथन करेंगे। 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये शिखर सम्मेलन होने जा रहा है और कितना महत्वपूर्ण ये शिखर सम्मेलन है, क्योंकि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ये तमाम दिग्गज नेता जो हैं इस दौरान आमने सामने होंगे। कई अहम बातें जो हैं इस दौरान होंगी, कई चर्चाएं, कई मुद्दे जो हैं इस दौरान हैं, जिसमें महिला सशक्तिकरण को लेकर के होगा, गरीबी दूर करने को लेकर होगा। लेकिन कोविड के बाद, कोविड से पहले सभी नेता आमने सामने जरूर हुए हैं, लेकिन कोविड के बाद यह पहला मौका होगा जब
1-to-1 ये सभी नेता आमने सामने होंगे, फेस टू फेस ये नेता आमने सामने होंगे। तो अब ऐसे में देखना अहम होगा कि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कोविड काल अब खत्म हुआ है और उसके बाद ये सभी नेता मिल रहे हैं। इन्हीं मायनों में यह शिखर सम्मेलन बेहद अहम हो जाता है। तो देखिए, आज से एससीओ समिट की शुरुआत होने जा रही है। समरकंद में यह एससीओ सम्मेलन होने जा रहा है, शिखर सम्मेलन। 3 महाशक्तियां भारत, रूस और चीन, इन तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष, इसके अलावा और राष्ट्र के अध्यक्ष जो हैं वो यहां रहेंगे। और चलिए अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि एससीओ है क्या, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, बैठक का महत्व क्या है, ये तमाम चीजें। तो चलिए, एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एससीओ है। एससीओ एक आर्थिक और व्यापारिक संगठन है। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एससीओ आखिर है क्या, और इसका मुख्यालय जो है वो बीजिंग में है। ये आप देखें ग्राफिक्स के जरिए, बीजिंग में एससीओ का मुख्यालय है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसके सदस्य जो है रूस, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इनके सदस्य देश हैं, ये जो ग्रुप है। इसके अलावा ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान भी इसके सदस्य हैं। तो ये सभी देश जो हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। 3 साल बाद उज्बेकिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन जो है उसका आयोजन किया जा रहा है। 3 सालों के बाद, कोविड की वजह से नहीं हो पाया था। उज्बेकिस्तान में 2019 के बाद पहली बार एससीओ का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। जून 2019 में एससीओ सम्मेलन किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित किया गया था। 2020 में मॉस्को शिखर सम्मेलन कोविड-19 के कारण ऑनलाइन करवाया गया था। कोविड की वजह से यह समस्याएं आई थी। दुशांबे में 2021 शिखर सम्मेलन हाइब्रिड तरीके से आयोजित किया गया था। अब आपको बताते हैं कि 2022 से इस एससीओ समिट में क्या कुछ होने वाला है, खास करके भारत के नजरिए से। इस बार के पीएम मोदी 15 और 16 सितंबर यानी आज और कल इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भी शामिल होंगे। एससीओ की बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब दुनिया के कई देशों के समीकरण जो हैं वो पूरी तरीके से बदले हुए हैं। रूस यूक्रेन का जंग चल रहा है और जंग जब शुरू हुआ है उसके बाद पहली बार यह बैठक हो रही है, तो यह बेहद अहम हो जाता है। पीएम मोदी चीनी राष्ट्रपति और पाकिस्तान के पीएम से मुलाकात करेंगे या नहीं, इसको लेकर के फिलहाल कार्यक्रम तय नहीं है। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति के बीच बैठक लगभग तय मानी जा रही है। 1-to-1 मुलाकात को लेकर के ये बता रहे हैं। एजेंडा जो होगा क्षेत्रीय शांति, महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, ये तमाम एजेंडे होंगे। तो ये एससीओ समिट जो है वो आज और कल होने जा रहा है। और चलिए अब आपको बताते हैं एससीओ समिट के बाद जो दूसरी बड़ी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज नई दिल्ली में असम के 5 आदिवासी उग्रवादी संगठनों के साथ त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। असम गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि 5 आदिवासी आतंकवादी समूहों के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जो अब सरकार के साथ संघर्ष विराम समझौते के तहत है। वहीं इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहेंगे। अगर 5 विद्रोही संगठनों की बात करें तो ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी, असम के आदिवासी कोबरा मिलिटेंट्स, बिरसा कमांडो फोर्स, संथाल टाइगर फोर्स और आदिवासी पीपल्स आर्मी हैं। ये 5 संगठन, ये सभी संगठन आज शांति समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। वहीं कई पार्टियों के नेताओं ने कहा है कि यह कदम असम के आदिवासियों के अधिकारों के लिए सराहनीय है। आपको बता दें कि विद्रोही संगठनों के नेतृत्व के साथ मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की विस्तृत चर्चा हो चुकी है। आज होने वाले आदिवासी शांति समझौते के लिए संगठनों का नेतृत्व पहले ही नई दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। अब बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, जो कि आज से मिशन नागालैंड पर रहेंगे। आपको बता दें कि राज्य में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर है।
इस दौरे के दौरान नड्डा के लिए जनसभाएं करने के अलावा कई कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। जेपी नड्डा नागालैंड के उप मुख्यमंत्री वाई पैटन के गांव में एक सार्वजनिक रैली करेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि नड्डा आज दीमापुर हवाई अड्डे पर उतरेंगे और हेलीकॉप्टर से वोखा के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12 बजे जीएमएस ग्राउंड ओल्ड रिफीम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि रैली के बाद बीजेपी अध्यक्ष उसी दिन कोहिमा लौट आएंगे, जहां कोहिमा में सांस्कृतिक केंद्र में नागालैंड के बीजेपी राज्य विधायकों और राज्यसभा सांसद के साथ एक और बैठक करने की संभावना है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो भी नड्डा के साथ बैठक करेंगे, जिसके बाद रियो द्वारा उनके आधिकारिक आवास पर रात्रि भोज का आयोजन किया जाएगा और अगले दिन यानी कि 16 सितंबर को नड्डा दीमापुर पहुंचेंगे और बीजेपी कोर कमेटी के सदस्यों और अन्य लोगों के साथ बैठक करेंगे। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण समय पर हो रहा है, जब बीजेपी और एनडीपीपी जल्द ही उन सीटों की संख्या को अंतिम रूप देंगे जो वे अगले साल विधानसभा चुनाव में साथ मिलकर लड़ेंगे। नागालैंड के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का दौरा किया था और लंबित नगा समझौते के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज के बाद दिल्ली पुलिस ने अब अभिनेत्री नोरा फतेही को दिल्ली तलब किया है, जहां आर्थिक अपराध शाखा नोरा फतेही से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ करेगी। यह पूरा मामला सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के जबरन वसूली मामले में है। दिल्ली पुलिस ने जैकलीन फर्नांडीज से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। जैकलीन के अलावा टीम ने पिंकी ईरानी से भी पूछताछ की है, जिन्हें कथित तौर पर जैकलीन को सुकेश से मिलवाने के लिए करोड़ों रुपए दिए गए थे। पहले दौर की पूछताछ के दौरान अधिकारियों ने जैकलीन और पिंकी ईरानी के जवाबों में असमानता पाई है। ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों से दोबारा पूछताछ की जा सकती है, लेकिन जैकलीन को फिर पूछताछ के लिए समन जारी नहीं किया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नोरा फतेही का जैकलीन से कोई सीधा संबंध नहीं है। गौरतलब है कि बीते 2 सितंबर को पुलिस ने नोरा फतेही से जबरन वसूली के मामले में करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी और उनका बयान दर्ज किया था। ईडी के मुताबिक नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडीज को चंद्रशेखर से लग्जरी कारें और अन्य महंगे तोहफे मिले। सुकेश चंद्रशेखर, जो वर्तमान में जेल में है, पर फोर्टिस हेल्थकेयर के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह जैसे कुछ हाई प्रोफाइल व्यक्तियों सहित विभिन्न लोगों से 200 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप है। मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा का मॉनसून सत्र की शुरुआत 13 सितंबर से हो चुकी है। आपको बता दें कि आज शिवराज सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। वित्त विभाग के मुताबिक अनुपूरक बजट के लिए 2500 करोड़ से ज्यादा राशि का प्रावधान किया गया है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा 4 अध्यादेश सदन में रखेंगे। इसके अलावे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अनुपूरक बजट सदन में पेश करेंगे। इस सत्र में नगरीय विकास एवं आवास विभाग महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने, वाणिज्यिक कर विभाग भारतीय स्टांप ड्यूटी, वेट संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि 16 सितंबर तक ही यह सत्र चलेगा। इसके पीछे प्रमुख कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को मध्य प्रदेश दौरा है। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज मध्य प्रदेश के दतिया के दौरे पर रहेंगे, जहां वो श्री पीतांबरा पीठ पर पहुंचकर मां बगुलामुखी माई और स्वामी जी महाराज के दर्शन करेंगे। वहीं दर्शन करने के बाद वे ग्वालियर के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ग्वालियर अंचल की 1128 करोड़ की लागत से बनने वाली 222 किलोमीटर लंबी 7 प्रमुख सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। अगर नितिन गडकरी के कार्यक्रम की बात करें तो केंद्रीय मंत्री गडकरी दोपहर करीब 2:20 पर विमान से दतिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद दतिया में मां पीतांबरा पीठ के दर्शन करने के बाद विमान से करीब 3:35 पर महाराजपुरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे।
फिर सड़क मार्ग द्वारा करीब 4 बजे ट्रिपल ITM के सामने स्थित केंद्रीय दिव्यांगजन खेल परिसर पहुंचेंगे। यहीं शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां कैबिनेट की बैठक आज सुबह 10:30 पर होने वाली है। इस दौरान बैठक में कई अहम फैसले होने की संभावना है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सचिवालय में होने जा रही इस बैठक में हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिलाने की केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी का स्वागत किया जाएगा। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई महकमों से संबंधित निर्णय भी होंगे। विभिन्न संस्थान खोलने और उन्हें क्रमोन्नत करने के फैसले होंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बजट घोषणाओं को अमली जामा पहनाने से संबंधित निर्णय भी होंगे। बताया जा रहा है कि कैबिनेट में मुख्यमंत्री की ओर से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के दौरों के दौरान की गई घोषणाओं पर मुहर लगाई जाएगी। इसके अलावा प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3% महंगाई भत्ता की घोषणा की जा सकती है। डीए का भुगतान करने के लिए 450 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। उधर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग इसमें घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए। सूचना पर पहुंची सिधौली थाना पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। हादसे को लेकर ASP NP सिंह ने बताया कि परिवार बच्चे का मुंडन करवाने शाहजहांपुर से बाराबंकी जा रहा था, तभी ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आज रात्रि में लगभग 12 बजे एक परिवार अपने संबंधियों के साथ शाहजहांपुर रोजा से बाराबंकी देवा शरीफ जा रहा था, जहां उनके बच्चे का कल मुंडन था। वो लोग अपने परिवार के ट्रैक्टर ट्राली पर बैठ करके जा रहे थे। रास्ते में बरसात शुरू हो गई। ये लोग सिधौली कस्बे के पहले ही जहाँ रोडवेज है उसके कट के पास मुड़ने का प्रयास किए। सामने से आ रहे ट्रक ने इनको टक्कर मारा, ट्रैक्टर इनका पूरा नष्ट हो गया और बाद में पीछे से एक ट्रक और आया, उसको टक्कर मार दिया उनके ट्राली पर, जिसमें करीब 4 लोग की तत्काल मौके पर मौत हो गई थी। 4 लोग और गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से यह बड़ी खबर है। निघासन इलाके में बुधवार की शाम 2 सगी दलित नाबालिग बहनों के शव बरामद हुए हैं। इनका शव जो है वो पेड़ से लटका हुआ मिला है। इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक युवतियों की मां का आरोप है कि 3 युवक बाइक से आए और उसकी बेटियों को खींच कर ले गए। उनका आरोप है कि इन्हीं लोगों ने उनकी बेटी की हत्या कर उसे पेड़ से लटका दिया है। वारदात के बाद निघासन में भारी तनाव का माहौल है। लोगों ने चौराहा जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ यहां प्रदर्शन किया गया है। इधर पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो यह बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से। फरीदाबाद बदरपुर क्राइम ब्रांच की टीम ने उत्तर प्रदेश से फरीदाबाद में सप्लाई करने के लिए लाए गए अवैध हथियारों के जखीरे को बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। फिलहाल गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। क्राइम ब्रांच बॉर्डर ने के पास इंफॉर्मेशन आई थी कि कुछ लोग अवैध असला बेचने के फिराक में हैं, तो इन्होंने तुरंत टीम बना के रेड की गई और सेक्टर 37 बाईपास से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से काफ़ी मात्रा में अवैध असला बरामद किया गया, जिसमें 6 देसी कट्टा, 2 बंदूक और 2 पिस्टल तथा 8 लाइव कार्ट्रिज मिली है। ये आरोपी रहने वाले कहाँ के हैं और कितनी जो मामला कहाँ पे बेचने वाले थे? ये आरोपी एक वृंदावन का रहने वाला है, दूसरा कोसी के पास तिलोरी गांव है, वहाँ का रहने वाला है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन यही है, ये लोग वहाँ से ख़रीद के और आगे सप्लाई करते हैं। वहाँ से करीबन 2,500-3 हज़ार रुपये में ख़रीदते हैं। अलग अलग रेट है, जैसे देसी कट्टा 2,500-3 हज़ार में खरीद लिया, आगे 4-5 जैसा भी ग्राहक मिलता है उसके अनुसार। और पिस्टल जो है 20-25 हज़ार में खरीद के 30-35 हज़ार में बेचते हैं।